हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केस कस्टर। तो आईपीसी के जो केस लॉज हम कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे अगला केस, जिसका नाम है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये सेल्फ डिफेंस के टॉपिक का ही केस है और ये लास्ट केस होगा सेल्फ डिफेंस के टॉपिक का। इसके बाद हम लोग अगला यूनिट चालू करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे फैक्ट्स, रेलेवेंट प्रोविज़न, लीगल इशूज और जजमेंट, साथ ही साथ कंक्लूजन भी देखेंगे। जो रेलेवेंट प्रोविज़न है ना, इसको जब भी हम अपना आंसर राइटिंग करते हैं, आंसर राइटिंग में हमें ये ध्यान देनी है कि सबसे पहले हमें रेलेवेंट प्रोविज़न को ही डिस्क्राइब करना होता है। रेलेवेंट प्रोविज़न के साथ साथ अगर कोई लीगल मैगजीम है उसको आप एलोबरेट करिए, ठीक है। वो सब चीज़ें आप एलोबरेट करने के बाद फिर आप आएंगे केस लॉज पे। फिर आप केस का नाम मेंशन करें, उसके बाद फैक्ट्स लिखें, उसके लीगल इश्यूज़ क्या हैं, फिर आप जजमेंट को रीजनिंग के साथ बताते हुए फिर अपना नीचे कंक्लूजन लिख दीजिए। यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिस तरीके से आपको कोई भी आंसर लिखना है पेपर में। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एक ही केस लॉ मेंशन करते हैं ना तो आपको उतने अच्छे नंबर मिलते नहीं हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक से एक ही जैसे 3-4 केसेस होते हैं जो हमारे केसमेट में पढ़ाए जाते हैं। अब आप लिख के आते हैं पेपर में एक, तो उससे तो नंबर मिलना नहीं है, क्योंकि टीचर भी देखता है बच्चे ने कितनी मेहनत करी है। आपने कुछ मेहनत करी नहीं है, आपने यूट्यूब से वीडियो देखी 2 मिनट की, वहाँ से लिख के हाँ आ गया भाई, केस का नाम मेंशन कर दिया, कुछ भी लिख दिया स्टोरी और सोचा नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ पे नंबर नहीं मिलता। हो सकता है कि आप पास हो जाएं पर अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो ये है एक फॉर्मेट जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आंसर राइटिंग की जाती है। मैं भी अपने कॉलेज टाइम पे ऐसे ही आंसर राइटिंग करती थी और अच्छे नंबर आते थे। अगर आप भी वैसे ही लिखेंगे तो आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। चलिए देखते हैं फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट्स ये हैं कि ये दर्शन सिंह जो हैं और बख्तावर सिंह, इनके बीच में इनके फैमिली के बीच में कई सालों से लैंड डिस्प्यूट को लेकर लड़ाइयाँ चल रही थी। एक दिन मामला बहुत ही वॉयलेंट हो जाता है और इस हीटेड मूवमेंट में क्या होता है कि कुछ अटैकर्स जो हैं वो दर्शन सिंह के फादर पे गड़ासे से अटैक करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। ये देख के दर्शन सिंह जो है अपने फादर के लाइफ को देखता है कि वो डेंजर में है, तो दर्शन सिंह फायर कर देता है अपने लाइसेंस गन से, जिससे एक पर्सन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और कुछ लोग इंजर्ड भी होते हैं। फिर बाद में दर्शन सिंह को अरेस्ट किया जाता है, उसको मर्डर के लिए 302 में चार्ज किया जाता है, ठीक है। अब जब भी हम लोग कोई केस डिस्कस करते हैं हमें रेलेवेंट प्रोविज़न जानना बहुत ज़रूरी है। रेलेवेंट प्रोविज़न हमने जो पुराने केस लॉज में पढ़े हैं वही हैं इसमें भी, ज़्यादा यहाँ पे उसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप एक बारी देख लें कि कौन कौन से रेलेवेंट प्रोविज़न होंगे इसमें। तो देखते हैं रेलेवेंट प्रोविज़न सेक्शन 96 है आईपीसी का, जो हमने देखा है पहले, 97 भी देखा, 100 भी देखा। नए क्या क्या हैं इसके इक्विवेलेंट। तो सेक्शन 34 बीएनएस का बोलता है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। फिर बोलता है कि सेक्शन 35 बोलता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है बॉडी के लिए भी और प्रॉपर्टी के लिए भी, और अपने लिए तो है ही, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी है, ठीक है। तो सेक्शन 34 जो है आईपीसी का वो बोलता है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। जैसे देखिए बोलता है नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। तो कोई चीज़ ऑफेंस होगा ही नहीं, स्टार्टिंग में ही बोल दिया। सेक्शन 35 बोलता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी जो है वो हर एक पर्सन के पास है, उसका राइट है, सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन जो सेक्शन 37 में दिया है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो पुराना केस था उसमें हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा, आपको ये सारे सेक्शन एकदम याद होने चाहिए, क्योंकि आपको ये सब आंसर में लिखना है ना। आपको जब आप आंसर राइटिंग करेंगे DULLB सेमेस्टर के लिए, वहाँ पे आपको ये सब लिखना पड़ेगा, तभी तो नंबर मिलेंगे अच्छे। तो बोलता है कि आप डिफेंड कर सकते हैं अपनी बॉडी को और दूसरे किसी पर्सन की बॉडी को, ठीक है, जिसको ये जो है ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करेगा। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के लिए भी कर सकते हैं आप, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आपकी हो या किसी अदर पर्सन की हो, ठीक है। जो ऑफेंस जो है फॉल करेगा इन द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, या इन सब के अटैम्प्ट भी, ठीक है। तो
ये हो गया आपका सेक्शन 35। अब आगे देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इस केस में डिस्कस हुआ है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड करेगा कि आप किसी का डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड करेगा अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। देखो भाई, ये रेस्ट्रिक्शन तो आएगा ही, जब भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की आप बात करते हैं तो आपको रेस्ट्रिक्शन के साथ ही उसको समझना है, साथ ही पढ़ना है, और साथ ही ये जो कोई भी केस लॉ आता है ना सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसके साथ ही इसको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो बोलता है कि आप वॉलेंट्री किसी का डेथ कॉज कर सकते हैं या कोई अदर हार्म दे सकते हैं अगर ऑफेंस जो है वो इस प्रकार का है कि आपको रीजनेबल अप्रहेंशन है कि भाई देखो, आपको इस प्रकार से असॉल्ट किया जा रहा है आपके ऊपर कि भाई उसके कॉन्सिक्वेंस में आपकी डेथ कॉज हो सकती है। ए बोलता है डेथ कॉज हो सकती है, बी बोलता है कि आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। यही दोनों जो है वो इम्पॉर्टेंट है इस केस के लिए, क्योंकि हमने देखा अभी फैक्ट्स में कि उसके फादर के ऊपर ऐसा अटैक किया गया कि उसकी जान भी जा सकती थी, उसको ग्रीवियस हर्ट हुआ और गंडासे से अटैक किया जा रहा था। तो यही दोनों इस पर डिस्कस हुआ है। बाकी आप ये भी सब सारे याद रखिए और समझिए, जैसे कि अगर रेप हो रहा है, रेप हो सकता है, या फिर अननेचुरल लस्ट हो सकता है, किडनैपिंग, एब्डक्शन, या फिर फुल कन्फाइनमेंट हो रहा है जहाँ पे आप पब्लिक अथॉरिटी का रिकोर्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी के ऊपर एसिड जो है वो एडमिनिस्टर किया जा रहा है या थ्रो किया जा रहा है, अटेम्प्ट हो रहा है इन सब का, जिसकी वजह से आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो तभी भी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम केस लॉज पे। अब केस लॉज समझेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसमें पहला जो है लीगल इशू क्या फ्रेम हुआ। ठीक है, तो लीगल इशू जाहिर सी बात है यही फ्रेम होगा कि जो दर्शन सिंह ने एक्ट किया है फायरिंग करके, वो जिसकी वजह से डेथ हुई एक पर्सन की, ठीक है, वो एक वायलेंट अल्टरेशन था, वो जस्टिफाई होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 96 to 100 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। अब देखते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है तो क्या होता है। जो सेशन कोर्ट है ना वो एक्विट कर देता है दर्शन सिंह को और बोलता है कि इसने जो प्ली लिया है प्राइवेट डिफेंस का वो सही है, इसने जो एक्ट किया वो प्राइवेट डिफेंस पे किया है। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो रिवर्स कर देता है एक्विटल को। ठीक है, होल्डिंग दैट द फोर्स यूज वर एक्सेसिव एंड कन्विक्टेड हिम फॉर द मर्डर। कन्विक्ट भी कर दिया भाई, बोलता है कि जो फोर्स इसने यूज़ किया ना वो एक्सेसिव था और इसलिए इसको कन्विक्ट कर देता है मर्डर के लिए। दर्शन सिंह अब अपील करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, जिसको री एग्जामिन किया गया, जो लीगल क्वेश्चन था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज हुआ या फिर ये एक्सेसिव था। अब आते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। सुप्रीम कोर्ट जो अपना रीजनिंग देता है कि सुप्रीम कोर्ट इम्फेसाइज करता है जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है एक लीगल राइट है जो कि प्रोटेक्टेड है सेक्शन 96 to सेक्शन 100 ऑफ द आईपीसी। ये सेक्शन जो है वो परमिट करता है किसी भी पर्सन को कि वो अपने आप को या किसी और पर्सन को डिफेंड करे अगेंस्ट द अनलॉफुल एग्रेशन, और जो सर्टेन सिचुएशन जो है वो कॉज करती है जिसकी वजह से डेथ का थ्रेट हो, सीवियर थ्रेट हो, तो इंसान अपने आप को तो बचाएगा ही भाई। जो नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है अपने आप को बचाने का, उसको भी रिकॉग्नाइज करता है लॉ, जो कि हम लोग पिछले केस में पढ़ चुके हैं। उसी को रिकॉग्नाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई कि हर एक पर्सन के पास ये एक लीगल राइट भी है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। तो कोर्ट बोलता है कि जो कुछ फॉलोइंग प्रिंसिपल हैं वो बताता है, बोलता है कि रीजनेबल अप्रहेंशन है, किसी अक्यूज मस्ट हैव रीजनेबल अप्रहेंशन एंड द ऑनेस्ट बिलीव द डेंजर टू द लाइफ और द ग्रीवियस इंजरी वॉज इमिनेंट। इस केस में था, हमने देखा कि उसके फादर के ऊपर गंडासे से अटैक किया गया, ठीक है, तो ग्रीवियस इंजरी हो सकती थी, ठीक है, डेंजर था लाइफ को और इमिनेंट था। इस केस में कि उसने अपने देखा कि भाई उसके फादर के ऊपर गंडासे से अटैक किया गया, तो ये जो अप्रहेंशन क्रिएट हुआ वो सही था, ठीक है, वो इमीडिएट था। फिर प्रोपोर्शनैलिटी की बात की जाए तो प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो इजेक्टली तो नहीं हो सकता ना कि इजेक्टली कहें कि भाई उसने गंडासे से अटैक किया तो ये भी गंडासे से अटैक करता, इसके पास गन था, इसने गन से अटैक किया, ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि इसने एक्सेसिव फोर्स यूज़ किया। कोर्ट हेल्ड करता है कि फायर आर्म वॉज प्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट टू द दर्शन सिंह पर्सपेक्टिव एट द मोमेंट। दर्शन सिंह के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो उसने भाई सही ही किया, ठीक है, उसके पास फायर गन था तो उसने उसे चलाई।
फिर उसके बाद इमीडिएसी अगर देखी जाए, नेसेसिटी देखी जाए, तो भाई इमीडिएट तो था ही, क्योंकि उसके फादर को इमिनेंट थ्रेट था कि वो मर जाता, और कोई भी इतना सडन वायलेंट एक्ट हुआ कि वो किसी का हेल्प नहीं ले सकता था, पब्लिक अथॉरिटी का हेल्प नहीं ले सकता था, तो उसने ये काम किया। कोर्ट जो पुराने कुछ प्रेसिडेंट थे उसे भी रिफ़र करते हुए बताता है कि महंदी वर्सेस एम्परर में 1930 में सुप्रीम कोर्ट ने इटसेल्फ ये एडमिट किया है, ये बोला है कि कोई भी पर्सन जो है उसको रिक्वायर्ड नहीं है कि अगर उसके पास जो फियर है उसको फेस ना करे और वो भाग जाए, ठीक है, उसको फेस करे, वो अपने आप को बचाए, अपनी बॉडी को, अपनी प्रॉपर्टी को बचाए। तो सुप्रीम कोर्ट बोला इसमें कि नो पर्सन इज रिक्वायर्ड टू रन अवे इन द फियर व्हेन फेस विद द डेंजर, ठीक है। फिर उसके बाद जगतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि द बर्डन ऑफ प्रूविंग सेल्फ डिफेंस इज नॉट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। अभी हम लोग पुराने केस में भी इसको पढ़ के आए कि अगर प्रीपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी है ना, वो भी आपने प्रूव कर दिया तो आपका डिफेंस जो है वो अलाउ हो जाता है। फिर उसके बाद ये विद्या सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला द एक्ट मस्ट बी जज बेस्ड ऑन द अक्यूज परसेप्शन। अब इसमें अक्यूज का क्या परसेप्शन था कि भाई उसके फादर को इमिनेंट डेंजर था, उसकी डेथ हो सकती थी, गंडासे से अगर और अटैक किया जाता तो वो मर जाता, तो भाई उसका परसेप्शन ये था कि मैं गन चला दूँ, उसने गन चलाई, ठीक है। तो उसके परसेप्शन से देखा जाएगा ना कि आप ये डिसाइड करेंगे कि अगर भाई गंडासे से मारा तो तू भी गंडासे से मारता, उसके पास फायर आर्म था, गन थी, उसने गन चलाई, ठीक है। आगे सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है। सुप्रीम कोर्ट रूल करता है कि जो हाई कोर्ट है उसने एरर किया है, जो ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था उसे ओवरटर्न करके हाई कोर्ट ने ये गलती करी है। बोलता है इट इज़ हेल्ड दैट द दर्शन सिंह हैड एक्टेड विद इन हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड दैट इज हिज फियर ऑफ द ग्रीवियस हार्म और द डेथ वॉज रीजनेबल एंड जेन्यून अंडर द सर्कमस्टांसेज। तो उसका जो कन्विक्शन है उसे सेट असाइड कर देता है और एक्विटल को रिस्टोर कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये रूल करता है कि जो हाई कोर्ट है उसने गलती करी है ओवरटर्न करके जो ट्रायल कोर्ट है उसके एक्विटल को। बोलता है कि दर्शन सिंह ने जो एक्ट किया है उसे अपना विद इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए किया है, क्योंकि उस टाइम उसको रीजनेबल अप्रहेंशन था, फियर था कि ग्रीवियस हर्ट या फिर डेथ हो सकती है, जो कि जेन्यून था उस सर्कमस्टांसेज में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का जजमेंट रहता है उसको सेट असाइड कर देता है और जो दर्शन सिंह है उसके एक्विटल को रिस्टोर करता है। अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन ये है कि ये केस जो है रीइंफोर्स करता है इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल को सराउंडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, पर्टिकुलरली ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे इमीडिएट थ्रेट हो लाइफ को और इंडेंजर्ड हो उस सर्कमस्टांसेज में। ये क्लैरिफाई करता है कि लॉ डज नॉट डिमांड पैसिव सबमिशन, कि आप ये सबमिशन ही दे दो कि भाई कि ठीक है सामने वाला मारने आ रहा है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। उस टाइम आप उसे फेस करिए जो अनलॉफुल एग्रेशन है, और अपने आप को बचाने के लिए जो भी आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं वो करिए, वो एम्पावर्ड हैं आप करने के लिए। यूजिंग द लीथल फोर्स इज जस्टिफाइड, उस टाइम पर अगर आप लीथल फोर्स यूज़ करते हैं वो जस्टिफाइड है, ठीक है। ये हो गया कंक्लूजन। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक था और ये जो केस था ये दोनों ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसे भेजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले केस के साथ।